हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने 2024 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है कि यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य इसकी क्वांटम फोटोन की डी बॉगली तरंगदैर्घ्य की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि आपसे कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका रेडिएशन हम करवा रहे हैं उसकी जो भी वेवलेंथ होगी वो डी बॉगली वेवलेंथ की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये 2 मार्क्स में हमारा है। तो हमने डी बॉगली अगर एक्सपेरिमेंट देखें हम, तो डी बॉगली ने क्या करा था कि जो प्लांक कॉन्सेप्ट था ई बराबर एच नू और आइंस्टाइन इक्वेशन थी ई बराबर एम सी स्क्वायर, दोनों को कंबाइंड करके अपना एक रूल दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, आपके पास डी बॉगली इक्वेशन, जो कि आती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो उसी के बेस, उसको ही बेस बनाकर हम इसके आगे सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम डी बॉगली एक्सपेरिमेंट ही लेंगे। ठीक है, आपको इस प्रॉपर वे में इस तरीके से करके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, डी बॉगली एक्सपेरिमेंट लेंगे कि सपोज हमारे पास डी बॉगली इक्वेशन जो है उसमें हमने उसके मोमेंटम यानी कि संवेग को पी ले लिया, तो उस कंडीशन में वेवलेंथ हमारे पास क्या आती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इसका एक्सपेंशन भी मैंने करवा रखा है। ठीक है, जहाँ पर एच होता है प्लांक कांस्टेंट। बट अगर मैं क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलूं तो क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि हमारे पास जो भी फोटॉन्स की ऊर्जा होगी, अब फोटॉन की ऊर्जा जो होती है, याद रखना फोटॉन के लिए हमारे पास प्लांक कॉन्सेप्ट आता है जो होता है ई बराबर एच नू, और नू की जगह हम रख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से आया सी अपॉन लैम्डा। बट आपका लैम्डा आप किसकी मान चुके हो, फोटॉन की आप वेवलेंथ्स को मान चुके हो। तो इसलिए हम किसके लिए, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसके लिए हम इसकी वेवलेंथ को हम लेट कर लेंगे कि ये क्या होगा, ए लैम्डा डैश होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये प्लांक का कॉन्सेप्ट लगाकर ई बराबर एच नू और नू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा को पुट करा, तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फिर हमारे पास फोटॉन का, तो हमने पढ़ रखा है कि जो फोटॉन का द्रव्यमान होता है अगर एम ले तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टाइन इक्वेशन होती है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम सेकेंड एंड थर्ड को कंबाइंड करेंगे तो सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करने पर क्या आ जाएगा, एम सी अपॉन में एच अपॉन लैम्डा डैश। कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है इसके अकॉर्डिंग है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग है एम सी स्क्वायर और प्लांक के अकॉर्डिंग है सी एच अपॉन लैम्डा डैश। तो एक सी से एक सी कैंसिल होगा, देन एम सी इक्वल्स टू आ जाएगा एच अपॉन में लैम्डा डैश। तो वही मैंने ले रखा है एच अपॉन में लैम्डा डैश। इसके बाद हमारे पास क्या है, बट फोटॉन प्रकाश की चाल से चलता है, इसलिए फोटॉन का संवेग क्या होता है, पी बराबर एम सी। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो P बराबर एम सी आया है तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर एम सी की जगह पे P रख देंगे तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा P इक्वल्स टू एच अपॉन में लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो एच अपॉन पी। तो अगर हम 5th इक्वेशन को देखें और फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया है, एच पी, एंड 5th इक्वेशन लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या आया है, एच पी। यानी कि राइट साइड दोनों के इक्वल है, इट मीन्स लेफ्ट इक्वल हो जाएगा लैम्डा डैश इक्वल हो जाएगा लैम्डा के। तो ये छोटा सा प्रूफ आपको इसी वे में करके आना है। ये आपकी 5 इक्वेशंस आप डिनोट करेंगे अपने एग्जाम में और इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्वांटम की डी बॉगली वेवलेंथ के क्या है, इक्वल है। आई होप आपको 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है, अभी हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा गया है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे शॉर्ट में हम AAMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और इसके बाद 1 नंबर में इसके हमने मापन की यूनिट वो बताना है, मेजरमेंट आप किससे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन
नंबर 14 में कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, मतलब जो कार्बन, ये वाला कार्बन लेना है क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं ना समस्थानिक, तो इसमें आपने C612 वाला कार्बन लेना है। तो कार्बन के 12वें भाग को ही हम उसका एक AMU कहते हैं। और ये वाला जो मैंने बॉक्स में फिल किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी बनते हैं कि आपसे पूछ लेगा एक AMU में कितना आपका द्रव्यमान होता है या एक AMU में कितनी एनर्जी होती है। तो याद रखना एक एटॉमिक मास यूनिट में जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और अगर मैं इसमें एक AMU में आपकी एनर्जी की बात करूं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है इसमें बेटा एनर्जी होती है। ओके, इसके बाद है परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन जो है वो द्रव्यमान वर्ग क्रम मापी के द्वारा किया जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। फिर सेकंड यहाँ पर आपको द्रव्यमान वर्ण क्रम मापी के द्वारा हम इसका क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 100/100 नंबर भी आ सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसका उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या देना होता है आंसर देना होता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास निम्न चित्र में पीएन संधि डायोड की अभिनति बाइसिंग किस प्रकार की है। तो देखो बाइसिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड, यानी कि अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति। अग्र अभिनति में याद रखना कि जो पी टर्मिनल यानी कि जो पी होगा संधि डायोड का जो पी कॉर्नर होगा वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है। और अगर मैं किसकी बात कहूँ कि जो हमारे पास क्या है उत्क्रम अभिनति है बैकवर्ड बाइसिंग जो है आपका, उसमें जो पी सिरा होता है वो नेगेटिव से जुड़ा होता है। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर देखो जो पी वाला सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि लंबी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव को शो करती है और जो स्मॉल लाइन होती है वो नेगेटिव को शो करती है। तो ये किसको शो कर रहा है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहा है। इसके बाद आगे क्या है, इस प्रकार की अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी। तो क्या होता है ना, जब यहाँ पर हमारे पास बैकवर्ड से जुड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन पॉइंट बढ़ जाता है इस लेयर का, जिसके कारण ये लेयर क्या हो जाती है थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ जाती है, मतलब चौड़ाई क्या हो जाती है इसकी बढ़ जाती है। तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे कैसे आपको प्रॉपर वे में आंसर लिख के आना है कि जब बैटरी का जो धन टर्मिनल है वो N से जुड़ा हुआ है और P से ऋण टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये बाइसिंग बैकवर्ड बाइसिंग होगी। तो याद रखना अगर P पॉजिटिव से जुड़ा है तो फॉरवर्ड है, P नेगेटिव से जुड़ा है तो बैकवर्ड है। फिर आगे पूछा है कि अवक्षय परत की चौड़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है। ओके, तो आई होप आपको 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आपके एग्जाम में आते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे हैंडल करना है ये आप देखेंगे। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि टोटल आपके पास करंट क्या रहेगा। तो टोटल करंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका आपका टोटल रेजिस्टेंस आप सबसे पहले इसमें फाइंड करोगे कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है, उसी के हिसाब से फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें एक मैं ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, फिगर तो बताई ही है। तो इसमें देखेंगे, देखो यहाँ से हमें पता है, अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर जब हम यहाँ से देखो इस फिगर में क्या है, चलो मैं फिगर इसमें बता देती हूँ क्योंकि पेपर वो होगा। देखो जब हम क्या करेंगे, ये बैटरी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो जब हम यहाँ से करंट I को सप्लाई करेंगे तो ये आपका देखो इस पॉइंट पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अप में जाएगा I1, डाउन में जाएगा I2। अब देखो I1 जा रहा है यहाँ, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें करंट जाएगा या नहीं जाएगा 5 ओम में। ठीक है, इसकी मैं नेमिंग कर देती हूँ A, B, C एंड D। तो अब पहले हम फाइंड करते हैं कि इसमें करंट जाएगा नहीं जाएगा। तो जिसने भी व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ा है तो वहाँ पर एक संतुलन की स्थिति होती है जिसमें हम देखते हैं कि P/Q इक्वल होना चाहिए R/S के। तब हम ये कहते हैं कि मिड वाले में आपका
क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन होगी, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा। तो आपको पता है ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है और ये S होता है। तो यहाँ से अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ, देखो P अपॉन Q करूँगी तो यहाँ पर आएगा 10/10 इक्वस टू R अपॉन S करूँगी तो ये भी 10/10। तो आपको दिख रहा है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली जो सिचुएशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि जो 5 ओम है इसमें आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब बीडी में कोई भी करंट सप्लाई नहीं होगा। इतना हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखना, इस वाली साइड पे, ठीक है, एक मिनट, इस वाली साइड में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो आई करंट है वो डायरेक्टली इधर पहुंच जाएगा, यहाँ भी आई करंट जाएगा, और ये जो है I2 जो है करंट यहाँ पर, तो यहाँ पर तो करंट जा नहीं रहा है, यानी कि ये भी सीधे जाकर यहाँ निकल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो I1 डायरेक्टली कहाँ कहाँ जाएगा, AB और BC में, और I2 जो जाएगा वो AD और DC में जाएगा। तो इसके बेस से अगर हम देखें तो ये दोनों, देखो करंट सेम किस में होता है, सीरीज मेथड में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। तो ये दोनों श्रेणी में होंगे, ये दोनों श्रेणी में होंगे, इन दोनों का जो टोटल होगा वो किस में होगा, समांतर में होगा। तो इसी को मैं आप यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फॉर AB एंड BC साइड, AB और BC साइड दोनों के दो जो रेजिस्टेंस है वो किस में जुड़े हुए हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं, ये सीरीज में जुड़े। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ओम। इसके बाद अगर हम नीचे वाली साइड को देखें तो जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ करंट नहीं जा रहा, तो डायरेक्टली ये करंट यहाँ से आकर यहाँ अप में चला जाएगा। देन ये और ये दोनों भी किस में हो गए, अब सीरीज में, जिसको मैंने R2 मान लिया, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और शॉर्ट में मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो ये भी क्या हो गया, 20 ओम। बट अगर आप देखें कि इसका जो सम आएगा और इसका जो सम आएगा, दोनों में करंट अलग हो गया ना, ऊपर वाले पूरे में I1 है, नीचे वाले में पूरे में I2 है, बट एक ही सर्किट से जुड़े हुए हैं, यानी कि वोल्टेज सेम है बट करंट डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों आप किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में। तो आप R1 और R2 को समांतर में ऐड कर देंगे। ये आपने पढ़ रखे हैं, R1 + 1/R2। तो यहाँ से 1/R इक्वल्स टू 1/20 + 1/20। देन 1/R इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 20, ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1, 1/R इक्वल्स टू 2/20, यानी कि 1/10। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से टोटल R आया है, अभी फिलहाल इसको हम R3 बोल देते हैं, जो कि 10 ओम आया है, क्योंकि अभी एक और रेजिस्टेंस आपको गिवन है। तो ये आपके पास आ गया। इस पूरे को, ये जो ऊपर वाला आपका क्वाड्रिलेटर दिख रहा है, इस पूरे को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस आया है वो 10 ओम आ गया। बट अगर हम पूरे को देखें तो यहीं से तो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन टाइप में आ जाएगी। तो जो ये टोटल आया है इसका वो, और ये जो 10 है, ये दोनों किस में हो जाएंगे, फिर से श्रेणी क्रम में, क्योंकि करंट सेम हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल आ रहा आएगा उसको मैंने R' मान लिया, और ये 10 जो टोटल आया है ऊपर वाले इक्विलेटर को सॉल्व करके, क्वाड्रिलेटर को सॉल्व करके, और जो ये 10 है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास इस पूरे फिगर के लिए टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आ गया पूरे सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और वोल्टेज दी है तो हम पूरे सर्किट के लिए करंट निकाल लेते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पढ़ रखा है IR, तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। I इक्वल्स टू V की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो V क्या है, 20 है, तो 20 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20, और ये भी क्या है, 20 हमने फाइंड करा है। तो I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। क्लियर हो गया, I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 एम्पियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा सॉल्व हो गया, धारा का मान। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले हम इसको फोकस करते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास क्या है, ये नेटवर्किंग है, इसकी प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक शाखा का मतलब है AB साइड में, BC साइड में, CD साइड में और DC साइड में। अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर
आपने क्या कर लिया है, टोटल करंट आपको पता चल गया आई है, तो आपको पता है यहाँ से करंट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और पूरा टोटल करंट क्या है आपके पास आई है। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास आई है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, I1 और I2 में। तो I कितना है, 1 है, I1 प्लस I2, क्योंकि यही करंट तो आपका सब वो हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ऊपर आपका 1 का हाफ जाएगा, नीचे भी 1 का हाफ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो I1, I2 और I की वैल्यू होगी वो लगभग 0.5 एम्पियर होगी। तो सभी साइड की अगर मैं बात करूँ तो ए बी साइड में भी आपके पास करंट क्या होगा, ए बी साइड में, बी सी साइड में, सी डी साइड में और डी ए साइड में। तो सभी साइड्स में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक हो गया, कितनी होगी सभी में, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ये भी 0.5 एम्पियर और ये भी 0.5 एम्पियर। मतलब आपको क्या करना है, टोटल करंट निकालना है सर्किट का, और टोटल करंट निकालने के लिए उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जो भी आएगा सभी साइड में सेम करंट होगा, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन है। तो देखो मैंने कितने इजी वे में इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर दिया है। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 को देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है कि एक कण है जो कि जिस पर Q आवेश है और द्रव्यमान m है, v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे और वेग की दिशा लंबवत है। तो दर्शाइए कि कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसका स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। पहले मैं फिगर से समझा देती हूँ कि जब हम क्या करते हैं किसी भी पार्टिकल को, जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं प्रॉपर आंसर आपको दूंगी बट यहाँ पर मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, किसी क्यू चार्ज ने एंट्री ली, ठीक है, v वेलोसिटी से। लेकिन आपको क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर आपका वर्क करवाना है। तो जब हम इसको परपेंडिकुलर में वर्क कराते हैं तो याद रखना कि ये क्या करता है, एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपने v वेग से गति कराई तो ये वृत्ताकार पथ करेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है वृत्ताकार पथ की, कि यहाँ पर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो ये वेलोसिटी ये हो गई आपके पास, ये हो गई, ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गई। तो आप देख रहे हैं कि वेग तो नहीं बदल रहा है, जिस चाल से ये मूव कर रहा होगा उसी चाल से ये मूव करेगा। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर, बट वेग की दिशा हमेशा क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। देखो ये वेग की दिशा इस साइड, इस डायरेक्शन में हो गई, फिर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। और आपको पता है कि जब वृत्ताकार पथ का अनुसरण होता है तो सेंटर में फोर्स लगता है, आपके पास सेंटर की तरफ को फोर्स लगता है। तो हम यही कहते हैं कि जब कोई कण v वेग से किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसका वेग वही रहता है, परंतु वेग की दिशा बदल जाती है और हर बार बल की क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। तो अब ये कण गिर क्यों नहीं रहा है, ये पार्टिकल आपका क्या है, गिर क्यों नहीं रहा है। तो इसकी कंडीशन होती है कि जो इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स वर्क करता है जिसे आप लॉरेंज फोर्स कहते हो। तो लगने वाला लॉरेंज फोर्स अभिकेंद्र बल के क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी ये आपका क्या है, वृत्ताकार पथ पर घूमता रहेगा, इस पे सेंटर पे नहीं गिरेगा। क्लियर हो गया। तो वही हमने आपका यहाँ पर राइट करना है इसको थ्योरेटिकल पार्ट के थ्रू। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखेंगे तो 17 नंबर पे वही हमने कर रखा है। देखो ये एक पर्टिकुलर फिगर आपने बनाना है कि माना कि एक धनावेश प्लस क्यू है जिसे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में बिंदु ओ पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रदर्शित कराया। क्योंकि ये आपका लंबवत है इसलिए यहाँ पर एक लॉरेंज बल फोर्स करेगा। इसके बाद हम ये कहते हैं कि यहाँ पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो लगने वाले अभिकेंद्र बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके एक्सपेंशन को, लॉरेंज बल बराबर होगा किसके, अभिकेंद्र बल के।
लॉरेंस बल की वैल्यू किसके बराबर होगी? अभिकेंद्र बल के बराबर होगी। तो लॉरेंस बल क्या होता है? आपने पढ़ा है लॉरेंस बल होता है F बराबर QVB। क्या होता है? QVB साइन थीटा। थीटा हमें लंबवत प्रवेश कराना है यानी कि 90। अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो QVB साइन 90 की वैल्यू 1, mv²/r। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, देन QB इक्वल्स टू आएगा mv/r। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से r अप में गया एंड QV डाउन, तो mv/, में आ जाएगा QB। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आपके पास आपको रेडियस फाइंड करनी थी, तो ये हो गया रेडियस आपके पास। ठीक है, तो क्या करा हमने? लॉरेंस बल को अभिकेंद्र बल के बराबर रखा और अभिकेंद्र बल के बराबर रखने पर उसमें हमने रेडियस का एक्सपेंशन निकाल दिया। तो 17 नंबर के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से करना है कि जब कोई भी आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस समय उसका वेग वही रहता है, परंतु वेग की दिशा बदल जाती है और हर बार बल लगने वाले बल की क्या होती है? लंबवत होती है। तो इस स्थिति पर ये लगने वाला जो इसके मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला जो लॉरेंच बल है वो अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है। अभिकेंद्र बल के बराबर होता है तो उसके बाद हमने इन दोनों फोर्स को इक्वल रखा और दोनों फोर्स को इक्वल रख के सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा गया है? अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, यहाँ से भी हमेशा इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है, याद रखना। या तो आपसे पूछेगा प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक में अंतर बताइए, या आपसे पूछेगा कि तीनों को अगर हम बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो सभी को हम एक एक नंबर, क्योंकि ये देखो 3 नंबर पे है क्वेश्चन तो सभी का एक एक है। तो सबसे पहले प्रतिचुंबक के लिए अगर हम देखेंगे तो देखो प्रतिचुंबक में क्या होता है कि जब हम इनका जो आघूर्ण होता है ना, 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों आघूर्णों को सेम होता है प्रतिचुंबक में, क्योंकि पेयर्स बनाते हैं ये। अब पेयर्स बन रहा है तो दोनों का जो मोमेंटम होगा यानी कि जो रोटेशनल पॉइंट होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक की स्पीड बढ़ जाती है और एक की स्पीड कम हो जाती है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हमें चुंबकीय आघूर्ण मिल जाता है जिसके कारण उसके अंदर चुंबकत्व आ जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है, जब प्रतिचुंबक पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ई इलेक्ट्रॉन युग्म के एक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है और दूसरे का वेग कम हो जाता है, जिसके कारण इसका टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, मोमेंट होगा, वो का कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम प्रतिचुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण सेम होता है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप आउटर सेल पे इसको रखोगे, आउटर एरिया पे रखोगे, तो एक की स्पीड बढ़ जाती है, दूसरे की कम हो जाती है, जिसके कारण इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण हमें मिल जाता है। अर्थात परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्टली क्या होती है? विपरीत होती है। और इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी इंटेंसिटी या जो भी आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम है वो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद है हमारा अनुचुंबक। अनुचुंबक में क्या होता है कि इन पदार्थों को, क्योंकि यहाँ पर आपके अनुचुंबक की पहचान क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रत्येक परमाणविक चुंबक पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो सभी परमाणविक चुंबक क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा? संरेखित हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा हमारे पास बचता है क्या?
आपके पास तीसरा है लोह चुंबक पर प्रभाव। लोह चुंबक की अगर मैं बात करूं तो लोह चुंबक पे क्या होता है, हमारे छोटे छोटे डोमेन्स बनते हैं। जैसे हमारा ये एक वो है, तो ये अलग अलग डोमेन होते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। जैसे इस वाले में पूरा एक ही है, इस डायरेक्शन में कर दिया, ये इस डायरेक्शन में हो गया और ये इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक डोमेन की जो आपकी डायरेक्शन होती है वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में संरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से पहले है, ये आपका रखने के बाद है। तो पहले क्या होता है, सभी अलग अलग डायरेक्शंस में आपका संरेखित होते हैं, लेकिन जिसके कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जैसे हम इसको आउटर एरिया में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इनकी सभी की डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो लोहे के 4 डोमेनों तथा उनके संभावित चुंबकीय गुणों की स्थिति प्रदर्शित है। जब लोह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं हो पाता, शून्य नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण मिल जाता है और इसके चुंबकीय आघूर्ण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी के ऑप्शन में आपके पास या तो आपने इस क्वेश्चन को करना था या इस क्वेश्चन को करना था। तो यहाँ पर हमें 3 डेफिनेशंस पूछी गई हैं। इन तीनों डेफिनेशंस एक एक नंबर की हैं। अगर मैं फर्स्ट कहूँ तो चुंबकन है, सेकंड है चुंबकीय तीव्रता, थर्ड है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकन की अगर मैं बात करूँ तो चुंबकन क्या होता है हमारे पास, कि जब भी किसी चुंबकीय पदार्थ को के चुंबकीय प्रेरण, यानी कि आपका बी नॉट और म्यू नॉट का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकन होता है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसके बाद चुंबकीय तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी पदार्थ को रखते हैं तो अभी हमने देखा कि वो चुंबकित हो जाता है, इसी को हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम ओवर वी। इसके बाद आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे साई से आप या जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह कितनी आसानी से चुंबकित हो सकता है। हमने ये देना कि हमने आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो जरूरी नहीं है कि वो आपका आवेशित हो जाए, वो कितनी जल्दी हो पा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसको हम मेजरमेंट करेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति से, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल एम ओवर एच। कैपिटल एम अभी हमने पढ़ा चुंबकीय तीव्रता होती है और कैपिटल एच चुंबकन होता है। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जैसे मैं आपको लैंग्वेज बता रही हूँ इसी वे में आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे सॉल्व करेंगे। आई थिंक इस 2024 की 2 वीडियो और आएंगी जिसमें ये पेपर भी फिनिश हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे 2023 के पेपर की ओर। ओके, तो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करिए क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है आपकी बोर्ड एग्जाम में। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।